डायग्राम वगैरह भी मैंने बनाई थी, वो ख़त्म होगी, दोबारा से बना लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये देखें यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी, ये आपके पास S0 सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है, और यहाँ पर जो है आपके पास P0 है, ये एक्चुअली PB भी है और ये PS भी है, और यहाँ पर जो है वो इक्विलिब्रियम होता है, इसको आपने E0 का नाम दिया था, और यहाँ पर क्वांटिटी आपके पास आ गई Q0। तो अब ये होता है कि टैक्स इम्पोज होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि टैक्स लगने की वजह से सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है। तो ये आपके सामने सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो गया, ये हमने डॉटेड लाइन जो है वो सप्लाई की ये मैंने बना दी, इसको आप S1 कह दीजिए। अब ये जो न्यू इक्विलिब्रियम हुआ है इसको ए पॉइंट का नाम दे दें, ये वाला ए पॉइंट है, और इस ए पॉइंट से अगर हम यहाँ पर ये प्राइस शो कर दें तो ये बनती है पीबी जो बायर ने पे करनी है, और अगर सेलर की प्राइस हमने लेनी है तो हम ओरिजिनल सप्लाई कर्व पे जाएंगे। ये देखें ऐसे, ये मैं ओरिजिनल सप्लाई कर्व पे गया हूँ और यहाँ से मैंने सप्लाई कर्व पे जाके ये सप्लाई सेलर को जो प्राइस रिसीव हो रही है वो मैंने शो कर दी है, और क्वांटिटी अगर मैं शो करना चाहूँ तो यहाँ पर क्वांटिटी भी आपके सामने Q1 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसको मैंने ए बी, ये इतना टैक्स जो है वो इम्पोज किया गया है, और ये वाला इससे भी शो हो रहा है, यानी ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है। तो जितना टैक्स आपने लगाया है उतनी सप्लाई जो है वो क्या कर गई है, फॉल कर गई है। तो अब ये समझने वाली बात है कि आफ्टर द टैक्सेशन, मैं अभी जो बता रहा था आपको कि बिफोर टैक्सेशन जो है, बिफोर टैक्स जो है वो पी बी और पी एस में कोई डिफरेंस नहीं है, बट आफ्टर टैक्स जो है, जो सेलर को कीमत मिलती है और जो बायर को पे करनी पड़ती है वो सेम नहीं रहती है, और वो उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह है ड्यू टू टैक्स। तो टैक्स की वजह से बायर और सेलर को जो कीमतें मिल रही होती हैं, जो वो पे कर रहे होते हैं, वो सेम नहीं होती है। बिफोर टैक्स चूँकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है, इसलिए जो पे की जाती है वही उसको मिल रही होती है। अब अगर हम नोटिस करें तो जो पहले बायर कीमत ले रहा पे कर रहा था वो ये वाली थी, यहाँ तक ये देखें पीबी ये है, लेकिन अब जो वो पे कर रहा है वो ये कर रहा है। इसका मतलब अब इतनी ज़्यादा जो है वो ये जो मैंने रेड लाइन से शो किया, ये इतनी ज़्यादा टैक्स की सूरत में ज़्यादा कीमत पे कर रहा है, टैक्स, ये टैक्स है। तो बायर जो टैक्स पे कर रहा है उसकी अमाउंट अगर हम देखें तो वो बनती है टैक्स पेड बाय बायर। जो बायर टैक्स पे कर रहा है वो अमाउंट बनती है आपके सामने, वो क्या बनती है, इसको आप कोई नाम दे दें, फॉर एग्जांपल इसको आप कह दें P2 और इसको आप कह दें P1 और इसको आप कह दें P0, है ना, इसको आप P0 कह लें। तो अब आप सामने सिचुएशन आ जाएगी, जो बायर टैक्स पे कर रहा है वो आ रही है P0, P1, ए और सी, ये टैक्स की अमाउंट है जो बायर पे कर रहा है ज़्यादा, और टैक्स जो पे कर रहा है सेलर, टैक्स पेड बाय सेलर जो है वो भी ज़रा देख लेते हैं। पहले सेलर को जो कीमत मिल रही थी वो ये मिल रही थी, है ना, PS, लेकिन अब जो उसको मिल रही है वो ये मिल रही है। इसका मतलब अब उससे पहले से कम कीमत मिल रही है, और वो कितनी कम मिल रही है, वो ये वाला एरिया है जो आपके सामने मैंने अब शेडेड कर रहा हूँ, ये वर्टिकल लाइन की सूरत में। तो ये सारा एरिया टैक्स जो है वो कौन पे कर रहा है, ये सेलर पे कर रहा है। ये कौन सी बन रही है, इसको आप कह लें P0, P2, C और B, ये वाला सारा एरिया पे कर रहा है सेलर। और टोटल टैक्स का जो एरिया है वो कितना बन रहा है, टोटल जो टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है वो जा रहा है यानी P0 P1 AC जो बायर पे कर रहा है, और फिर P0 P2 और CB जो सेलर पे कर रहा है। इसका मतलब अगर इन दोनों को ऐड कर लें, P0 P1 और AC प्लस P0 P2 और CB, तो ये टोटल टैक्स बनेगा, और ये टोटल टैक्स का एरिया बनेगा P1 P2 A और B, ये सारा एरिया बनेगा टोटल। ये टोटल टैक्स है जो जो कि वो पे कर रहा है,
जिसमें से इतना हिस्सा जो है वो पे कर रहा है कौन, ये बायर पे कर रहा है, बायर, और ये वाला हिस्सा जो है वो कौन पे कर रहा है, ये सेलर पे कर रहा है आपके सामने। ठीक हो गया जी। तो ये यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। मज़ीद ये देखें कि जो जो टोटल एक्सपेंडिचर है बिफोर बिफोर टैक्स और टोटल रेवेन्यू बिफोर टैक्स, वो क्या है। बिफोर टैक्स जो इक्विलिब्रियम हो रहा है वो इस जगह पे हो रहा है आपके सामने, ये जो ई नॉट जिसे हमने कहा। तो आपको पता है कि टोटल जो रेवेन्यू है, यानी अगर हम यहाँ पे आ जाएं, टोटल रेवेन्यू का फार्मूला हमें आता है पी इंटू क्यू होता है, और टोटल एक्सपेंडिचर का भी यही फार्मूला होता है पी इंटू क्यू, याद है ना। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो इस जगह पर डिमांड भी वही है और सप्लाई भी वही है, इस पॉइंट पर ई नॉट पर, ये जो पॉइंट है इस पर डिमांड और सप्लाई सेम है ना। तो इस जगह पर टोटल रेवेन्यू भी पी नॉट, ई नॉट, क्यू नॉट और ओ नॉट है, यानी इस जगह पर बिफोर टैक्स टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, वो सेम है। यानी वो कितना है, टोटल रेवेन्यू क्या है, वो है ओ पी नॉट, ओ यानी ये, और ये पी नॉट, और ये यहाँ पर इसको कह लें ई नॉट, और नीचे क्या है क्यू नॉट। तो ये दोनों यही हैं, यानी टोटल रेवेन्यू भी यही है और टोटल एक्सपेंडिचर भी यही है, क्योंकि पी को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही एरिया बनेगा। लेकिन आफ्टर टैक्स अगर हम देखें, आफ्टर टैक्स जो टोटल रेवेन्यू बनता है वो क्या आता है, टोटल रेवेन्यू का फार्मूला पी इंटू क्यू है। तो आफ्टर टैक्स जो रेवेन्यू बनता है वो आपको सप्लाई से समझ आएगा, यानी ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, जिसको हम ये मैंने ग्रीन अगर यहाँ पे आ जाए, ये वाला जो एरिया मैंने शेडेड शो किया है, ये डबल एरिया, डबल शेडेड जो मैंने किया है, ये सारा एरिया टोटल रेवेन्यू है अब आफ्टर टैक्स, क्योंकि प्राइस मिल रही है P2, प्राइस क्या मिल रही है OP2, और क्वांटिटी आप बेच रहे हैं, OP2 को आप मल्टीप्लाई करें किससे, OQ1 से, ये OQ1 है। यानी इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, OP2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा एरिया आ जाएगा, और ये सारा एरिया क्या है, ये सारा एरिया बन जाएगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या बनेगा, वो बनेगा OP2, ठीक है, OP2B और Q1, ये टोटल एरिया बनेगा आपके पास। ठीक हो गया जी। और अगर हम आफ्टर टैक्सी टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करें तो टोटल एक्सपेंडिचर का फार्मूला भी P इंटू क्यू है। तो आफ्टर टैक्सेशन जो बायर को टैक्स पे करने के बाद जो मिल रही है कीमत, वो OP1 है, यानी OP1 उसको पे करनी पड़ रही है, और जो क्वांटिटी है, यानी क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी है OQ1। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब ये है कि जो एरिया बनता है वो ये बनता है सारा, ये और ये सारा एरिया, यानी ये वाला, जिसको मैंने शेडेड अब कलर कर रहा हूँ, ये बन गया OQ1, और यहाँ से लेके ये सारा, यानी ये यहाँ से लेके ये सारा जो है यहाँ तक OP1 तक, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल एरिया ये बन जाता है, और टोटल एरिया ये बनता है। टोटल एरिया क्या बनेगा, वो बनेगा OP1 A और ये Q1, ये वाला एरिया बनेगा। इसका मतलब ये है कि टोटल एक्सपेंडिचर का एरिया ज़्यादा है, टोटल रेवेन्यू का एरिया कम है। तो टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर के एरिया में फ़र्क क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर ये वाली जो अमाउंट है, ये वाली अमाउंट, ये क्या आ जाती है, ये सारी अमाउंट जो है वो टैक्स की सूरत में आपको पे करनी पड़ती है, ये वाली सारी जिसको मैंने शेडेड किया है, ये सारा ये एरिया है जो कि बायर पे कर रहा है टैक्स की सूरत में, और ये वाला जो एरिया है ये कौन पे कर रहा है, ये सारा पे कर रहा है सेलर टैक्स की सूरत में। इसलिए रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो ये दोनों जो रेक्टेंगल्स हैं ये आपको शो कर रही हैं कि ये टैक्स है, ये सारा जो मैंने शेडेड एरिया किया हुआ है ये टैक्स है जो कि गवर्नमेंट लेके जा रही है वहाँ पे। और यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें कि जितना टैक्स बायर पे कर रहा है उतना ही टैक्स जो है वो सेलर पे कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नोटिस करें तो ये सप्लाई कर्व आपको नज़र आएगा, ये सप्लाई कर्व है जिसको मैंने अभी ये शेडेड किया, ये सप्लाई कर्व है,
और यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर ये डिमांड कर्व है, तो ये आपके सामने है। तो सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व की दोनों की इलास्टिसिटी आपको नज़र आ रही होगी इक्वल टू 1 है, क्योंकि मैंने आपको निशानी बताई थी कि ओरिजिन में से सप्लाई कर्व पास कर जाए तो क्या होता है, वहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होती है, इक्वल टू 1। तो इसका मतलब यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों क्या है, बराबर है। तो अगर यहाँ से ये समझ आया कि इफ़ elasticity of supply is equal to elasticity of demand, then tax burden is shared equally। तो टैक्स बर्डन इक्वली शेयर होगा, समझ रहे हैं। और ये आपके सामने इतना टैक्स जो है वो सेलर शेयर कर रहा है और उतना ही टैक्स जो है वो बायर के, दोनों एक जैसा टैक्स शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और डिमांड बराबर नहीं होंगे तो फिर टैक्स का कितना हिस्सा कौन बेयर करेगा, ये मजीद हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब मजीद पढ़ते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। जैसे ये तो अभी हमने इससे इस डायग्राम से दो फायदे उठाए। एक तो हमने टैक्स की शेयरिंग समझी और प्लस हाँ, ये एक केस भी बन गया हमारे पास कि अगर सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और डिमांड बराबर हो तो फिर कौन कितना टैक्स बेयर करेगा, तो दोनों इक्वली शेयर करेंगे। नंबर 2 जो केस है उसमें हम फर्ज कर लेते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, तो फिर कौन कितना टैक्स शेयर करेगा। इसके लिए अब आपको ग्राफ उसी तरीके से बनाने पड़ेंगे जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम नज़र आए, और आपको पता है जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम होता है या लेस इलास्टिक होती है सप्लाई, तो सप्लाई कर्व स्टीपर होता है। तो आपको यहाँ पर सप्लाई कर्व कैसा बनाना पड़ेगा, स्टीपर। तो ये देखें, ये मैंने सप्लाई कर्व स्टीपर बना दिया, और इधर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है तो आपको डिमांड कर्व क्या बनाना पड़ेगा, फ्लैटर। ये फ्लैटर बना दिया, ठीक है ना जी। तो अब आपके सामने जो इक्विलिब्रियम हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, इसको ए पॉइंट का नाम दे दें। और फॉर एग्जांपल ये आपके पास पी नॉट है और इसमें पी बी और पी एस में कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि अभी कोई भी टैक्स हमने इम्पोज नहीं किया, और ये क्यू नॉट आ गया आपके सामने, ठीक है ना जी। अब फिर वही बात है कि अगर हम टैक्स इम्पोज करते हैं तो टैक्स इम्पोज कीजिए तो सप्लाई कर्व पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा इसके पैरेलल। आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। जब आपने सप्लाई कर्व शिफ्ट कर दिया S1 तो अब आपके सामने पोजीशन ये है कि अब इक्विलिब्रियम ए से कहाँ पे हो गया, बी पर, और अब जो कीमत आई है वो पी बी ये आई है। और अगर हमने सप्लाई अपना सेलर की सप्लाई प्राइस देखनी है तो उसके लिए आपको इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट से ओरिजिनल सप्लाई कर्व पे जाना पड़ेगा। ये जैसे मैं गया हूँ यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो सेलर को कीमत मिलेगी वो ये मिलेगी। अब आप देखें और क्वांटिटी जो आएगी वो यहाँ पे ये आ जाएगी Q1। अब आपके सामने देखें कि पहले जो प्राइस थी वो ये थी, आफ्टर द टैक्स जो है ये टैक्स इम्पोज हुआ है, तो टैक्स ये इतना इम्पोज हुआ, टैक्स की अमाउंट जो है वो बी से लेकर सी तक है। तो अब आपके सामने बायर पहले इतनी कीमत पे कर रहा था यहाँ तक, अब वो इतनी ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा और पे कर रहा है, बायर इतना टैक्स ज़्यादा पे कर रहा है, यानी इतनी ज़्यादा कीमत पे कर रहा है ये वाली। और सेलर की देखें तो वो पहले से कम कीमत रिसीव कर रहा है, इसका मतलब वो इतनी सारी अमाउंट जो है वो टैक्स की सूरत में दे रहा है। ये वाली सारी जो मैं अब शेडेड कर रहा हूँ वर्टिकल लाइंस, ये वो अमाउंट है जो सेलर टैक्स की सूरत में दे रहा है। और यहाँ पे देखें सेलर और बायर का जो टैक्स है वो सेम नहीं है, यहाँ पे सेलर ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है और बायर जो है वो कम टैक्स पे कर रहा है। टोटल जो टैक्स पे हो रहा है वो हो रहा है पी बी पी एस बी और सी, ये है टोटल टैक्स जो कि गवर्नमेंट को मिल रहा है। इसमें से बायर जो पे कर रहा है, बाय पर टैक्स पेड बाय बायर, बायर कितना टैक्स पे कर रहा है, और दूसरी चीज टैक्स पेड बाय सेलर, वो देखते हैं। तो बायर कितना टैक्स ज़्यादा पे कर रहा है वो आपके सामने है, वो है पी नॉट पी बी और इधर कोई नाम दे देते हैं डी है, तो ये बन जाएगा बी और क्या बन जाएगा डी। ये बायर टैक्स पे कर, और सेलर कितना टैक्स पे कर रहा है वो बनेगा पी एस पी नॉट डी और सी। ये टैक्स है जी, समझ आ गई।
तो ये आ गया। इसमें आप देखें, इसका मतलब ये है कि अगर इलास्टिसिटी सप्लाई की कम होगी तो सेलर, इधर सेलर जो है, seller is paying more tax than the buyer। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें मिला। ये कब मिलेगा? when elasticity of supply is less than elasticity of demand। ये आपने रूल याद रखना है। ठीक है जी, ये दो बातें समझ आ गई। अब आ जाएं तीसरी चीज के ऊपर। तीसरी चीज में ये कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब कौन टैक्स ज़्यादा पे करेगा? तो ये सारी सी बात है। हम इस चीज़ को भी क्या करेंगे, ग्राफ बना के देखेंगे तो समझ आएगा कि कौन ज़्यादा टैक्स जो है वो बेयर कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। अब आप देखें तो यहाँ पे सप्लाई की इलास्टिसिटी ज़्यादा है। सप्लाई का अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा हो तो आपको पता है कि वो फ्लैटर होता है। तो ये मैंने सप्लाई कर्व फ्लैटर बनाया है, एस नॉट एस नॉट। और डिमांड कर्व आपके सामने क्या आएगा वहाँ पे, वो स्टीपर आएगा, क्योंकि डिमांड की इलास्टिसिटी क्या है, कम है। तो अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे हुआ? इस जगह पे हुआ। इसको फिर ए पॉइंट का नाम, ये जो आपके सामने प्राइस आई है ये पी नॉट कह लीजिए, इसी को पी बी कह लीजिए, इसी को पी एस। तो बिफोर टैक्सेशन प्राइस जो बायर को मिलती है और प्राइस जो सेलर रिसीव करता है उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। अब आपके सामने, अब आपने फिर दोबारा वही सारा चैनल कि टैक्स इम्पोज करेंगे। तो टैक्स इम्पोज करने के नतीजे में क्या होगा, सप्लाई जो है वो, सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। जैसे मैंने अभी आपके सामने सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट कर दिया, तो सप्लाई कर्व S1 हो गया। अब देखें, अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे हुआ, इसको बी पॉइंट का नाम दें, और यहाँ पर जो कीमत आई है उसको पी भी कह दीजिए। और एक अगर सेलर ने जो कीमत लेनी है उसके लिए हम ओरिजिनल सप्लाई कर्व पे जाएंगे। यहाँ से ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व पे गए तो ये आपके पास आ गई कौन सी कीमत, पी एस। समझ आ गई जी, ये पी एस आ गई आपके पास। अब आपके सामने है सिचुएशन, और क्वांटिटी लेनी तो क्वांटिटी ये आ जाएगी Q1। अब आपके सामने बायर इधर ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है, ये इतना टैक्स है, इसको बी सी, इसको डी कह लें, जो भी कह रहे हैं। तो ये देखें बायर ज़्यादा कर रहा है और सेलर थोड़ा टैक्स पे कर रहा है। सेलर का टैक्स का एरिया थोड़ा हो गया, ठीक है ना जी, ये आपके सामने। तो सेलर, बायर जो टैक्स पे कर रहा है, टोटल टैक्स क्या है, टोटल टैक्स है, इसको कोई नाम दे दें, ये पी एस, ये वाला पी एस पी बी है ना, पी एस पी बी, फिर ये बी और ये फिर डी। तो बी और ये फिर डी, ये टोटल टैक्स है। जो बायर पे कर रहा है टैक्स पेड बाय बायर, वो क्या है, वो है पी नॉट, पी बी, बी और सी। और टैक्स जो है पेड बाय सेलर, सेलर कितना टैक्स पे कर रहा है, तो सेलर जनाब टैक्स पे कर रहा है पी नॉट, पी एस, सी और डी। ये है जी जो टोटल टैक्स पे हो रहा है और सेलर बाय। और इसमें देखें मोर टैक्स जो है, मोर टैक्स इज पेड बाय बायर in case when elasticity of supply is less than elasticity of supply is greater than, is greater than elasticity of demand। समझ गए ना? तो ये यानी elasticity of supply is greater than elasticity of demand, ये मैं दोबारा लिख दी, ठीक है ना, इसको रहने दें। तो ये क्लियर होगी बात। एक चीज़ ज़हन में रखें, जिसकी इलास्टिसिटी कम होगी ना वही ज़्यादा पे करेगा। यहाँ देखें, यहाँ पे इलास्टिसिटी डिमांड की कम थी ना तो वो ज़्यादा, बायर ज़्यादा पे कर रहा था। यहाँ पे देखें तो इलास्टिसिटी सप्लाई की कम है तो वो सेलर ज़्यादा पे करेगा। जिसकी इलास्टिसिटी कम होगी ना वही ज़्यादा टैक्स पे करेगा, ठीक है। जहाँ बराबर होगी वहाँ दोनों बराबर पे करेंगे, ये आपके सामने। अच्छा, अब दो एक्सट्रीम केसेस हैं। एक्सट्रीम केसेस में क्या होगा कि या तो सारा ही टैक्स बायर पे करेगा या सारा टैक्स जो है वो सेलर पे करेगा। तो टू क्या है,
एक्सट्रीम केसेस हैं, 2 एक्सट्रीम केसेस हैं। अब इस एक्सट्रीम केसेस में पहला केस क्या है, उसमें हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले ज़ीरो कर लेते हैं, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इन्फिनिटी कर लेते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो का मतलब है परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। तो इस सूरत में कौन टैक्स बेयर करेगा सबसे ज़्यादा, इसका ग्राफ बनाते हैं। ये क्वांटिटी, ये प्राइस, और अब डिमांड कर्व जो है आपको पता है कि वो हमने वर्टिकल बनाना है। ये डिमांड कर्व आ गया, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इसी तरीके से इसको परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। सप्लाई कर्व जैसे होता है वैसे ही बनाएंगे। तो ये सप्लाई कर्व है। अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, यहाँ पे ई नॉट, और ये क्वांटिटी भी यही आ जाएगी, और प्राइस आ जाएगी आपके पास ये पी नॉट है, ये पी बी है, और यही क्या है, ये पी एस है। तो इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है जी। आप वही बात है, टैक्स इम्पोज करते हैं। जब आप टैक्स इम्पोज करेंगे तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा S1 और अब न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, E1 पे होगा। नाम नोटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर ज़रा देखें तो पी बी ही आएगी। ओरिजिनल सप्लाई कर्व पे चले भी जाएं यहाँ से तो पी एस वही आती है। इसका मतलब पी एस वही है, सिर्फ पी बी। इसका मतलब ये सारा का सारा टैक्स किसको बेयर करना पड़ रहा है, बायर को। इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होगा तो तमाम टैक्स कौन बेयर करेगा, ऑल द टैक्स इज borne बाय बायर। तो इस सूरत में सारा टैक्स बायर पे करेगा, ठीक है जी। ये सारा टैक्स बायर पे करेगा, ये सारा टैक्स बायर पे करेगा। दूसरा जो केस है, दूसरा एक्सट्रीम केस क्या है, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है ना जी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाए, इन्फिनिटी, और इसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। और ये हॉरिजेंटल होता है, आपको पता है। यहाँ पर अगर हम नोटिस करें, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, और ये आपके सामने डिमांड कर्व जो है वो हॉरिजेंटल हमने बनाया, और ये सप्लाई कर्व जैसे होता है पॉजिटिवली स्लोप वो बनाया। और अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे हुआ, E1 पे, या ई नॉट कह लीजिए, ई नॉट पे हुआ, और यहाँ पर आपके पास क्वांटिटी आ गई, क्यू नॉट, प्राइस आ गई पी बी और पी एस। ये वो है जो टैक्स लगने से पहले की स्टोरी। अब टैक्स लगा तो आपको पता सप्लाई कर्व किधर जाना है, लेफ्टवर्ड। सप्लाई कम जो होनी है तो S1 पे चले जाएंगे। और अब यहाँ पे आप चले जाएं तो E2 पर इक्विलिब्रियम हुआ, या E1 था ये अगर, तो अब यहाँ से ओरिजिनल सप्लाई कर्व पे जाएं तो आपको ये कीमत मिल जाएगी जो कि जिसको आप पी एस कहते हैं, और ये क्वांटिटी आपके सामने आ जाएगी Q1। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस सूरत में सारा टैक्स कौन बेयर कर रहा है, सेलर पे कर रहा है, बायर उतनी कीमत पे कर रहा है। तो इस सूरत के अंदर all the tax is borne by seller। ये है जी सिचुएशन। क्लियर होगी बात। तो ये हमने टॉपिक आधा पढ़ लिया। अब मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है वो कैसे होती है। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन या तो टैक्स की सूरत में होती है, या फिर किस सूरत में होती है, या फिर होती है आपके सामने सब्सिडी की सूरत में होती है। तो ये सारे जो केसेस अभी हमने पढ़े हैं ये टैक्स की सूरत में हमने पढ़े हैं कि टैक्स अगर लग जाए तो फिर गवर्नमेंट किस तरीके से उस चीज़ की क्वांटिटी को कम करती है। और आप सब डायग्राम्स में देख लें, सब में क्वांटिटी जो है वो कम हुई है, सब में क्वांटिटी जो है आफ्टर टैक्सेशन क्वांटिटी कम हो गई, यानी Q0 से Q1 पे चली गई क्वांटिटी, ठीक है ना जी। यहाँ तक
मेरे ख्याल है बात समझ में आ गई होगी आपको। और अब क्या है, अब है कि ये सारे टैक्स के हैं, अभी थोड़ा सा फिर ये वर्क नहीं कर रहा। जी अभी हमने सब्सिडी की सूरत में देखना है कि फिर क्या होता है। ये थोड़ा सा स्क्रीन वर्क करे तो मैं आपको समझाऊँ इस वर्किंग ना होते हैं। अच्छा जी, ये हम अब सब्सिडी की सूरत में देखते हैं। ठीक है जी, सब्सिडी की सूरत में देखते हैं। सब्सिडी मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको, ठीक है ना जी। तो सब्सिडी गवर्नमेंट का वो बेनिफिट है जो वो कंज्यूमर या प्रोड्यूसर को देती है ताकि किसी चीज़ की प्रोडक्शन में इजाफा किया जा सके, या फिर किसी चीज़ को कम कीमत पे बेचने के लिए देती है, या किसी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए देती है। इसका ग्राफ देख लीजिए सब्सिडी का। ये आपके सामने क्वांटिटी, ये प्राइस, और फॉर एग्जांपल ये आपके सामने सप्लाई कर्व, और ये डिमांड कर्व, और यहाँ पर बेसिक इक्विलिब्रियम हुआ। ये आपके पास प्राइस आ गई जिसको फ़र्ज़ कर लें P2 का नाम दिया, और ये आपके पास क्वांटिटी आ गई जिसको आपने नाम दे दिया जनाब Q0 का। Q0 व्हाट हैपेंड, इसके अंदर जब आप सब्सिडी देंगे तो सप्लाई जो होगी वो ज़ाहिर सी बात है कि कम नहीं होगी, बल्कि सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। ये आपके सामने सप्लाई कर्व S1 पे चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी जो है वो कम होने के बजाय क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ये फ़ायदा होगा। और इस पे आप नोटिस करें कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है और इतनी अमाउंट में देती है, तो इस के अंदर इसको आप नाम दे लें A से B तक। तो इसी जगह पर जो है वो P1 पे अगर हम आ जाएं